ट्रांसफर इनकम। बेसिकली फैक्टर इनकम क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है, फैक्टर इनकम रेफर टू दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, विच आर रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ऐसा इनकम जो फैक्टर सर्विस के बदले आपको रिसीव होता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विस ऑलरेडी नो पता है आप लोगों को क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज पता है? फैक्टर सर्विस मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा सर्विस जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हेल्प करता है उस सर्विस को हम फैक्टर सर्विस कहते हैं। जब किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की, बिल्डिंग की, ठीक है, मशीन्स की, है ना, लेबर का, कैपिटल। आप जो है कैपिटल में आप पैसा, मशीन, लेबर, इन सबको एज ए कैपिटल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मशीन, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा ये सब होता है। तो इसको रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में तो उसके लिए मशीन चाहिए होता है, उसके लिए लैंड चाहिए होता है, बिल्डिंग चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, फैक्टर सर्विस कहते हैं। अब किसी से लैंड आपको मिला है तो उसको आप कुछ ना कुछ तो मॉनेटरी फॉर्म में पे करोगे। तो मॉनेटरी फॉर्म में क्या क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो। कोई लेबर आपके पास काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो उसको आप क्या देंगे, वेजेस देंगे या सैलरी देंगे। वेजेस तब देंगे जब आपके पास कोई कैजुअल वर्कर काम कर रहा है। कैजुअल वर्कर्स मींस जो डेली बेसिस पे काम नहीं करता है, जिनको रेगुलर जॉब नहीं होता है, उसको कहते हैं कैजुअल वर्कर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसी चल रहा है, एसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैंने एसी ठीक करने वाले को बुलाया, एसी ठीक किया, मैंने उसको पैसा दे दिया, तो वो क्या है, वेजेस, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आई एम अ रेगुलर वर्कर, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जब आप कहीं पर, जैसे आपने बोला मॉनेटरी फॉर्म में पैसा लगाते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटल। तो जब पैसा लगाएंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि आपका बिजनेस, जब आपका बिजनेस है आप उस पर काम करेंगे तो आपको उसके बदले क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस सारे इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। क्वेश्चन ये है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हम इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है नेशनल इनकम वाला, तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इनकम जो है फैक्टर इनकम है और कौन सा इनकम जो है ट्रांसफर इनकम है। क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वेश्चन ये कि क्यों नहीं किया जाता, समझ में आ रहा है, क्यों हम नहीं करते ट्रांसफर इनकम को। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर प्रोवाइडिंग के पहले विदाउट लगा देना, मतलब ट्रांसफर इनकम रेफर टू दोज इनकम which are received without providing or rendering factor services। यहां पर बाय की जगह क्या लग जाएगा, विदाउट प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ऐसे इनकम को ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे मान लीजिए इनका बर्थडे है, इसने इसको गिफ्ट दे दिया, तो क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गया, ठीक है। फ्लड विक्टिम्स को गवर्नमेंट ने हेल्प कर दिया, क्या हुआ, ट्रांसफर इनकम हो गया। आपने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया, किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, आपको स्कॉलरशिप मिल गया, क्या है ये, ट्रांसफर इनकम। समझ में आ रही बात। आपने मंदिर में जाकर के दान दे दिया, क्या है ये, ट्रांसफर इनकम है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे देते हैं पुअर पीपल को या स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि फार्मर्स होते हैं, जो पुअर फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जब वो फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं मार्केट से तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा इनकम है, ट्रांसफर इनकम। तो इन सब को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। सिर्फ किसको कहते हैं, फैक्टर। क्यों, क्योंकि फैक्टर इनकम को इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि फैक्टर सर्विस कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में।
और व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के टोटल प्रोडक्शन को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जो आपने प्रोडक्शन किया होगा तो नो डाउट फैक्टर सर्विस दी होगी, इसीलिए हम फैक्टर सर्विस को लेते हैं, फैक्टर इनकम को लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं करते। स्टार्ट क्लियर? तो इसीलिए हमें समझना पड़ता है। आपके पास क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कि डोनेशन, तो हमें वहां पर देखना है कि डोनेशन इज अ ट्रांसफर इनकम, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ में आ रही बात? तो इसको डेफिनेशन लिख लो फैक्टर इनकम का। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन? बताओ। वैल्यू ऑफ एसेट्स कम होना बाय टाइम। Fall in the value of tangible fixed assets is called depreciation due to usage and normal wear and tear, due to expected obsolescence। इसको क्या बोलते हैं? मैं प्रोनाउंस भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ इसको। obsolescence, yes, expected obsolescence। क्या होता है expected obsolescence? जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो किसी शॉपकीपर के पास है भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो वो उसकी वैल्यू खत्म है, कलर टीवी खरीदेंगे वो। तो ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी की खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो वो भी क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आप सब जानते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और रीजन क्या है इसका? रीजन है आपका नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है। दूसरा क्या रीजन है आपका? एक्सपेक्टेड OBSELO, ऑब्सेलो, SCENC, आई थिंक यही होगा। देख लेना एक बार, इसके स्पेलिंग को चेक कर लेना। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अरे बात समझ में? इसका मतलब हो गया एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इम्प्रूव्ड होती है, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि विंडो 11 चल रहा है, तो विंडो 7 रेयरली यूज करते हैं। आप नया लैपटॉप लेने के लिए जाओगे या पीसी लेने के लिए जाओगे, विंडो 7 इंस्टॉल्ड होगा, लोगे आप? नहीं लोगे। कौन यूज करता है? जो बहुत पुराने लोग होंगे, जिसको जो यूज टू होते हैं विंडो 7 से, उसको नया टेक्नोलॉजी नहीं, उसको मतलब अपने अंदर लाना है, उसको फेस ही नहीं करना है। उसको पता है कि मेरा वर्ड जो है विंडो 7 में सही चल रहा है, तो वो विंडो 11 को टच नहीं करेगा। या उसका पीसी इतना मतलब नहीं है हायर कॉन्फ़िगर का कि वो विंडो 11 को इंस्टॉल कर पाए, सही से रन कर पाए, वो यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप न्यू पीसी या लैपटॉप परचेज करते हो तो आपको तो एडवांस वर्जन चाहिए होगा, तो ओल्ड वर्जन कोई नहीं पूछता है। विंडो 7 की मार्केट में डिमांड ही खत्म। समझ में आ रही बात? तो हमें पता है कि एक ना एक दिन टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और उसके कारण अगर वैल्यू खत्म होता है तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन कैपिटल लॉस का मतलब यहां पर होता है लॉस ऑफ कैपिटल एसेट्स। लॉस ऑफ कैपिटल एसेट्स दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पे जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो कहीं से घिस गया होगा, पुराना हो गया है, फिर भी बैठ के पढ़ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और सपोज अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे, पूरी बिल्डिंग ही खत्म, अब मैं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पर? नहीं, तो दिस इज कैपिटल लॉस। अरे बात समझ में? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा व्हाट? अनफोर्सीन
ऑब्सोलेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, लाइक फ्लड आ जाना, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाना, एटसेट्रा, सुनामी वगैरह। इसके कारण अगर कैपिटल की वैल्यू मतलब आई मीन एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल लॉस, पूंजी की हानि। ठीक है, इसको कहते हैं मूल्य ह्रास। हमारी बात समझ में? अब एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा अकाउंटिंग लेवल पे भी जाऊंगा। जब आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन बनाया था, तो याद कीजिए दो मेथड से डेप्रिसिएशन बनाते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेथड। When provision for depreciation is maintained and when provision for depreciation is not maintained. याद है? नहीं, दो तरीके से बनता है। क्या मतलब होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? मुझे पता है कि ये जो मैंने चेयर परचेज किया है, ये एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चेयर मैं 5 साल यूज करूंगा, 5 साल के बाद रिप्लेस कर दूंगा इसको। इस चेयर का कॉस्ट है सपोज 1000 रुपीज, तो मैंने 200 रुपए एवरी ईयर जमा किया इस चेयर के लिए, पर्टिकुलरली इस चेयर के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसमें 1000 को यूज कर लूंगा रिप्लेसमेंट में, न्यू चेयर को बाय करने में। तो इसका मतलब मैंने डेप्रिसिएशन से जो लॉस होने वाला था उसका पहले ही प्रोविजन बना लिया, मतलब पहले ही पैसा मैं डालता जा रहा हूं। मतलब डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया जा सकता है, लेकिन क्या मुझे पता है कि अर्थक्वेक आ जाएगा या फ्लड आ जाएगा? नहीं, ये तो पता ही नहीं है, इसलिए इसका प्रोविजन नहीं बनता। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, भले ही चेयर घिसा हुआ है या पुराना है, बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस को हार्म नहीं करता है। प्रावधान, प्रोविजन को कहते हैं प्रावधान। ठीक है, तो मूल्यह्रास का प्रावधान बनाया जाता है, पूंजी की हानि का प्रावधान नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि हाँ यस, तो अभी आप बैठे हुए यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मेरा नॉर्मली चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन हार्म नहीं होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकता है। लेकिन जब मेरा अर्थक्वेक ही आ गया, फ्लड ही आ गया, तो सारा कुछ खत्म हो गया, प्रोडक्शन भी बंद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देयर इज अ 3 डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। फर्स्ट डिफरेंस इज it is arises due to these reasons: normal wear and tear, expected obsolescence like advancement of technology, and capital loss arises due to unforeseen obsolescence. Right? पहला डिफरेंस कैसे किया आपने? डेफिनेशन से, मीनिंग से। दूसरा डिफरेंस आपने क्या किया? प्रोविजन से, कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन मेंटेन करेंगे और कैपिटल लॉस में प्रोविजन मेंटेन नहीं करेंगे। और तीसरा आपने किससे मतलब डिफरेंशिएट किया? प्रोडक्शन प्रोसेस से। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हार्म नहीं करता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हार्म करता है। ये 3 डिफरेंस है, ये तीनों डिफरेंस आपको लिखने और लर्न करना। स्टार्ट क्लियर आपके बुक में है, देखो मिला, मिल गया। 4, कोई चौथा डिफरेंस भी है? 3 ही है ना? क्लियर है सबको? मैं भी टिक करा दूंगा। तो ये है आपका डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। नेक्स्ट देखिए, आज मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करूं। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको विनिवेश या ओनली निवेश भी कहा जाता है। कई बार विनिवेश भी बोलते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं सपोज मैंने बैंक में 2 लाख रुपए रख रखा है, क्या है मेरा? इन्वेस्टमेंट है? नहीं सर, सेविंग है। तो इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है? सर मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा आपने इसमें पैसा इंटरेस्ट निकाला आया है ना, और अपने बिजनेस में लगा दिया। पैसा निकाला और अपने बिजनेस सेविंग में तो लगा अरे
बैंक में उसमें भी तो इंटरेस्ट आ रहा है ना, जैसे बिल्कुल आ रहा है, सही बात है। एफडी वगैरह बनाते हैं उसके लिए। वो तो पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं, हाँ सर, वो हर एक बैंक तो फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कह रहे हो? इन्वेस्टमेंट हम उस अमाउंट को कहते हैं जो आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हो, चाहे आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो व्हेन यू डिपॉजिट सम ऑफ अमाउंट इनटू द बैंक, राइट, तो आपका मोटिव वहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, आपका मोटिव ये है यार बैंक में जमा किया, एफडी करा लिया, इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, इनकम आ रहा है, नो डाउट, बट मोटिव आपका यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं। लेकिन वही पैसा जो आपने बैंक में जमा कराया, बैंक वालों ने टाटा को लोन दे दिया, ठीक, और टाटा कंपनी ने लोन लेकर के वो पैसा जो है अपने बिजनेस में टाटा मोटर्स में लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट। पैसा एक ही है, आपका ही पैसा लगाया उसने, आपने जो किया दैट इज सेविंग्स, ठीक है, और जो टाटा ने किया दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो पैसा जिसका यूज आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो आपका इधर वो आपका गुड्स का प्रोडक्शन है और आपका लाइक सर्विस का प्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उत्पादन करना, ठीक है, क्या करना? उत्पादन करना। तो वी कैन से दैट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं इन्वेस्टमेंट का नॉर्मली बोलूंगा कि जैसे कि मान लीजिए इस रूम में ये चेयर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, एसी वगैरह है, एक्सेट्रा है, ठीक है, तो मैंने और 5 चेयर आगे लगा दिया, मुझे लगा बच्चे कम पढ़ रहे, 5 चेयर और लगा दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो है दिस इज कैपिटल, ये क्या है मेरा? कैपिटल है। 5 चेयर और लगा दिया तो कैपिटल मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आप बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू इंक्रीज या एडिशन, व्हाटएवर, इंक्रीज और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है, इट रेफर्स टू इंक्रीज और एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक किसान के पास 5 ट्रैक्टर्स है, 3 ट्रैक्टर्स और परचेज कर लिया, तो वो जो 3 ट्रैक्टर एक्स्ट्रा परचेज किया है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक आपका क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। क्या है ग्रॉस, क्या है नेट? मैंने ये स्मार्ट बोर्ड सपोज 1.5 लाख का परचेज किया इनिशियली जब मैंने खरीदा था, ये मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आज मैं इसको सोल्ड आउट करना चाहता हूँ, तो कोई 1.5 लाख देगा इसका? उससे कम देगा, क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया है। क्यों कम देगा? क्योंकि इस पे लग गया डेप्रिसिएशन। तो जब आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, वो क्या बनता है आपका? नेट इन्वेस्टमेंट बनता है। यही फर्क है इसमें। इनिशियली जब आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं दैट इज ऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आफ्टर यूजिंग दोज एसेट्स, जब उसको मार्केट में या आप खुद इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अब इसकी वैल्यू इतनी है नहीं, वैल्यू कम हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना,
आपने मशीनरी खरीदा 10 लाख का, फिर एक साल के बाद लेस डेप्रिसिएशन कर दिया 10%, 10 लाख का 10%, 1 लाख आपने लिख दिया 9 लाख। व्हाट इज 9 लाख नेट इन्वेस्टमेंट? क्यों बैलेंस शीट में हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? ताकि एक रियल पोजीशन पता चल सके आपके फर्म का। ऐसे तो इतने सारे एसेट खरीदे हैं, आप ओरिजिनल वैल्यू डालते जाओगे तो आपका फर्म का तो वैल्यूएशन बढ़ता जाएगा, लेकिन रियलिटी में उतनी है नहीं मार्केट में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी यही होता है कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं दैट इज ग्रॉस, और जब हम यूज करने के बाद उसका वैल्यूएशन करते हैं दैट इज नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बेसिकली इट रेफर्स टू addition to total addition to capital stock of an economy during the year। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। या ऐसे भी बोल सकते हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द अमाउंट, ठीक है, रेफर्स टू द अमाउंट, नहीं सॉरी, ग्रॉस ये भी बोल सकते हो कि बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब जब तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है उस एसेट पर, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्या हुआ, क्या बातें चल रही है, एंड क्या होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट? क्या होगा? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। मतलब ये है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब प्लस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से गोल्डन रूल निकल के आता है, ये इसका यूज आपका मेजरमेंट में आएगा। अगर ये नहीं सीखा तो मेजरमेंट में फिर दिक्कत आएगा। क्या हमने यहाँ पर सीखा कि अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है, ग्रॉस से कहाँ जाना है? नेट में, तो माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। देखो ग्रॉस में से डेप माइनस किया तभी तो नेट आया ना। और अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो प्लस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। स्टार्ट क्लियर? ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कुछ देर के लिए चला लो। बेसिकली नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो टैक्स बेटा टू टाइप का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। किसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली उस पर्सन पे इम्पोज किया जाता है जो बेसिकली इनकम को जनरेट करता है। मतलब वो बर्डन ऑफ टैक्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तो मेरी अगर इनकम टैक्सेबल है तो डायरेक्टली मेरे पे इम्पोज किया जाएगा ये टैक्स, और मैं ही इस टैक्स को पे करूँगा, उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, राइट।
इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट गुड्स के या सर्विस के प्रोडक्शन या सेल पर किया जाता है। जैसे आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें कौन सा टैक्स पे करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ये ट्रांसफेरेबल होता है। कैसे ट्रांसफेरेबल होता है? जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो उस पर टैक्स पे किया होगा, मैंने उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, मैंने किसी को बेचा तो उससे मैंने टैक्स कलेक्ट किया, तो वहां पे किया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, तो मैंने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया ना किसी और पे। अब होलसेलर वाले ने रिटेलर को बेचा तो होलसेलर वाले ने जो मुझे पे किया होगा उसने रिटेलर पे ट्रांसफर कर दिया, और रिटेलर वाले ने जो होलसेलर को पे किया उसने कंज्यूमर को बेचा तो किस पे ट्रांसफर कर दिया? कंज्यूमर पे। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ओवरऑल बर्डन जो है इनडायरेक्ट टैक्स का वो कंज्यूमर पे ही जाता है ना? किस पे जाता है? कंज्यूमर पे जाता है। ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? जीएसटी। कब आया था जीएसटी? 2017 फर्स्ट जुलाई। ठीक है। जीएसटी का मेन मोटिव क्या था? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी के पहले हमारे इकोनॉमी में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, 17, और 23 सेसेस थे। सेसेस समझते हो? सेस, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सेस कहते हैं। जैसे मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का, इस पे फॉर एग्जाम्पल 3% और टैक्स लगा दिया, मेरे टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, वो 3% एक पर्टिकुलर सेक्टर को जाएगा। हो सकता है वो 3% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को वो पैसा जाए, हो सकता है उन बच्चों को जाए, पुअर चिल्ड्रन को, जो कि एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, उसको सेस कहा जाता है। 23 सेसेस थे और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। सबको एक्यूमुलेट करके एक टैक्स बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अलावा भी है, क्योंकि जीएसटी अभी सभी गुड्स पे अप्लाई नहीं हुआ। पेट्रोल देखते हो, स्टेट वाइज स्टेट इसका रेट वेरी करता है ना, मतलब जीएसटी इस पे नहीं लगा। अल्कोहल पे रेट स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, जीएसटी नहीं लगा। बाकी सब चीजों पे जीएसटी लगी। समझ में आ रही बात? तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडीज एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या टू दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो उसको कहते हैं सब्सिडी। जैसे कि गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर पे, वो अलग बात है कि अब हटा दिया है, पहले एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी देते थे। सब्सिडी मतलब ये है कि मार्केट में 600 रुपए का सिलेंडर है, गवर्नमेंट ने 250 रुपए की सब्सिडी दे दी, मतलब छूट दे दिया, अब उसको ओनली 350 देना है। ठीक है, तो ये होता है सब्सिडी। 250 किसको दे दिया? गवर्नमेंट, कंपनी वाले को, कि लो भाई 250 तुम ले लो, कस्टमर से कितना लेना आप? 350 रुपए। तो दिस इज कॉल्ड सब्सिडी। तो हम ये कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? इसलिए डिस्कस करते हैं कि आप गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में आया, इनडायरेक्ट टैक्स आया गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स आया गवर्नमेंट के पास 500 CR, और सब्सिडीज दे दिया गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दिया गवर्नमेंट ने 400 CR। 500 करोड़ रुपए आया, 400 करोड़ तो बांट ही दिया गवर्नमेंट ने। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कितना पैसा बचा उनके पास? 100। तो कैसे निकाला आपने? 500 माइनस 400। 500 इज आईटी और 400 क्या है आपका? सब्सिडी। तो व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस, इट रेफर्स टू a difference between indirect tax
indirect tax and subsidy। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनआईटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? Therefore we can say that NIT equals to क्या होगा, NIT equals to क्या होगा, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, क्लियर है? डेफिनेशन मैंने अभी इसका नहीं लिखवाया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू दोस टैक्सेस व्हिच इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and subsidy is a financial assistance given by the government to the people, or you can say SSI, small scale industry, right? एक बार पहले समझ लो, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन है एनआईटी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जब बन के रेडी हो जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट ने रोड फैसिलिटी दी, आपको मार्केट स्टेब्लिश करके दिया, तो कुछ तो गवर्नमेंट लेगा ना। तो आपसे गवर्नमेंट क्या चार्ज करता है? टैक्स चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? टैक्स। आपने जो बनाया दैट इज फैक्टर कॉस्ट, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्स चार्ज कर दिया। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कौन सा प्राइस मिलता है? मार्केट प्राइस मिलता है। जैसे आप देखते हो ना डोमिनोज में जो पैसा है जो लिस्ट में लिखा है दैट इज फैक्टर कॉस्ट, राइट? जब आप बिल लेते हैं तो वहां पर अलग से सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा आ जाता है, दैट इज टैक्स। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके लिए वो कौन सा प्राइस हुआ? मार्केट प्राइस। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, ये कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो कि नेसेसिटी नेचर का है एंड यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड मार्केट प्राइस। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे कि फूड हो गया, गरीब लोग नहीं अफोर्ड करते हैं, तो सरकार कहती कोई बात नहीं, मैं इस पर क्या दे रहा हूं? सब्सिडीज दे रहा हूं। जैसे आप सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी दे दी है कि 200 यूनिट्स तक नहीं, अब हटा दिया, मैंने सुना फिर से शायद अप्लाई कर दिया अगेन। क्या हो गया? पता नहीं मुझे, अभी करंट नहीं, मैंने सुना था, लेकिन पहले दे रही थी ना, तो वो क्या था आपका? सब्सिडीज। समझ में आ रही बात? तो टैक्स है तो प्लस करोगे और सब्सिडीज है तो क्या करोगे? माइनस। मतलब इधर ध्यान दो, इसमें इसको ऐड करते तो क्या मिलता है? मार्केट प्राइस। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? फैक्टर कॉस्ट को शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं एफसी, और आईटी माइनस सब्सिडीज को क्या बोलते हैं? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो मतलब मुझे मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो फैक्टर कॉस्ट में मैं क्या करूंगा? एनआईटी को ऐड कर दूंगा। तो यहां से आपके पास आया दूसरा गोल्डन रूल। ठीक है, आगे बात समझ में? दूसरा गोल्डन रूल क्या आया कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को क्या करना है? प्लस करना है, और मार्केट से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी को क्या करना है? माइनस करना है। पहला गोल्डन रूल डेप्रिसिएशन, और दूसरा गोल्डन रूल क्या बताया मैंने? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया एनएफआईए, और नेक्स्ट क्लास ही मैं थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, नेशनल इनकम एंड सेग्रीगेशन।